नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही शिद्दत से अपने तैयारी को कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं जो आज क्वेश्चन लाया हूं ये कोई आम क्वेश्चन नहीं है, बल्कि बिहार बोर्ड में क्लास 12th में पूछा गया एक क्वेश्चन है। अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं आर्ट के, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। दोस्तों, आप सभी को पता है कि अगर आप कुछ भी तैयारी नहीं किए हैं तो जो क्वेश्चन होता है क्वेश्चन बैंक, वो क्वेश्चन बैंक जो है अभी आपके लिए रामबाण साबित होगा। आप कोई भी मास्टर से पढ़िए, कहीं पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, पूरा किताब पढ़ लीजिए, लेकिन जब आप क्वेश्चन बैंक उल्टा के देखेंगे तो आपको यही पता चलेगा कि क्वेश्चन रिपीट करता है। तो क्वेश्चन रिपीट जो करता है ये सबसे बड़ा रामबाण साबित होगा आपके लिए। और आपको अभी कुछ नहीं पढ़ना है, जो क्वेश्चन पिछले 7 वर्षों में पूछा गया है अगर आप उसको पढ़ लेते हैं तो आपका 90% अंक आने से कोई रोक नहीं सकता है बिहार बोर्ड में। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो आपको हम ईमानदारी से बता रहे हैं, हमको 8 साल का जो एक्सपीरियंस हम जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को, हमको पूरा यकीन है कि क्वेश्चन कहां से आता है। अगर आप नहीं पढ़े हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं, हमारे साथ जुड़ के आप पिछले वर्षों का जो क्वेश्चन है उसको आप एनालिसिस अगर कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि आपका तैयारी बहुत ही बेहतरीन होगा। तो हम ये जो क्वेश्चन लाए ये 2018 का क्वेश्चन लाए और 2018 से लेकर के 2025 तक का हम क्वेश्चन आपको करवाएंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो एक बार इनको जरूर पढ़िए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कहां से करते हैं, मैं एक बात और बता देता हूं आपको। अगर आपको तैयारी अगर आप किए हैं या तैयारी नहीं किए हैं तो कम समय में एक और तरीका, हिस्ट्री में बेहतर अंक लाने का, ये जो है ना, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है और ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, एक तरीका है, मैं बताता हूं। आप 4 चैप्टर कम से कम तैयारी कर लीजिए। पहला हड़प्पा, ठीक है, पहला कौन कर लीजिएगा, हड़प्पा को पूरा अच्छा से तैयारी कर लीजिए। हड़प्पा हो गया आपका एक। दूसरा जो आप कीजिएगा वह जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित वाला चैप्टर जो है उसको कर लीजिएगा, 2 हो गया। तीसरा हो गया आपका मुगल वंश, ठीक है, तीसरा हो गया आपका मुगल वंश और चौथा आपका हो गया 1857 के क्रांति वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये 4 चैप्टर। और अगर आप कर सकते हैं तो एगो विजयनगर साम्राज्य कर लीजिएगा। ठीक है, अभी आप देखिएगा कि इन चैप्टरों से कितना क्वेश्चन पूछा गया। ये अगर 5 चैप्टर आप बढ़िया से एनालिसिस कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपका तैयारी बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा और आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहां से ही लगभग जो है 70% क्वेश्चन यहीं से आता है, यही 5 चैप्टर से। आपको 15-16 चैप्टर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो, लेकिन आप पढ़ लिए हैं तो फिर आप जो है हमारे साथ जुड़ करके रिवाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पर अगर आप मोबाइल लैपटॉप जो चीज में चलाना चाहते हैं चलाइए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी, है ना। हड़प्पा सभ्यता जो है वो कौन सा युग में इनका मतलब प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता जो है मेरे भाई याद रखिएगा, अगर आपको आंसर पता है तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता में लोहा का जिक्र कभी नहीं हुआ है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में लोहा का जिक्र हो भी नहीं किया, क्योंकि क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा बनता है कि किस धातु का खोज, मतलब कौन सा धातु का खोज हड़प्पा सभ्यता में नहीं हुआ था। याद रखिएगा, लोहा का नहीं हुआ था। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता जो है ये कांस्ययुगीन सभ्यता है, इनको याद रखिएगा, कांस्ययुगीन सभ्यता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नंबर 2। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे बसा हुआ है, बताइएगा। हड़प्पा सभ्यता कौन सा नदी के किनारे, बताइएगा। सिंधु नदी है, व्यास नदी है, सतलज नदी है, रावी नदी है। तो हड़प्पा कहां बसा है, सिंधु, व्यास, सतलज या रावी। तो मैं बता देना चाहता हूं आपको कि हड़प्पा नदी जो है, मतलब हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पर बसा है। कहां बसा है, रावी नदी। याद रखिएगा कहां बसा है, रावी नदी में बसा है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 3 कहता है लोथल, लोथल जो है ये लोथल कहाँ स्थित है बताइएगा, लोथल किस राज्य में स्थित है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर है तो कहीं ना कहीं ये देखने के लिए मिलता है। लोथल कहाँ है, पंजाब, गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान कहाँ है, तो लोथल जो है ये गुजरात है। लोथल कहाँ है, गुजरात में। किस नदी के किनारे है, तो याद रखिएगा भोगवा नदी के किनारे है। कौन सा नदी है, तो भोगवा, भोगवा नदी के किनारे है। लोथल कहाँ है, गुजरात में है, और किस नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो का उत्खनन, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया गया था, मतलब किसने किया था। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था बताइएगा, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था। तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था बताइएगा, दयाराम साहनी है, जॉन मार्शल है, आर.डी. बनर्जी है और R.M. बिष्ट है। बताइएगा किसने किया था, राखल दास बनर्जी। मोहनजोदड़ो किसने उत्खनन किया था, राखल दास बनर्जी, राखल दास बनर्जी। वही हड़प्पा का जो है, हड़प्पा का जो है वो दयाराम साहनी ने किया था। लेकिन हड़प्पा का ही सबसे बड़ा शहर है, कौन है, तब हड़प्पा का सबसे बड़ा शहर है मोहनजोदड़ो, जो कि राखल दास बनर्जी ने किया था। इसको शॉर्ट में R.D. बनर्जी लिख दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई इंडिका, इंडिका किसका पुस्तक है, यानी कि कौन लिखा है, इंडिका किसने लिखा है। इंडिका बताइएगा किसने लिखा है इंडिका, तो इंडिका जो लिखा है ये लिखा है, किसने लिखा है, मेगास्थनीज ने लिखा है। इंडिका किसने लिखा है, तो मेगास्थनीज ने लिखा है, मेगास्थनीज ने लिखा है। याद रखिएगा ये मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, याद रखिए चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ध्यान इस बात को रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है बताइएगा। तो गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है बताइएगा। तो भारत का नेपोलियन भाई एक्के है, समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन एक्के गो है, समुद्रगुप्त। जबकि ये वो यूरोप का नेपोलियन था, नेपोलियन बोनापार्ट था, नेपोलियन बोनापार्ट था, वो यूरोप का था। लेकिन ये भारत का नेपोलियन है, समुद्रगुप्त। ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 7 क्या कहता है, 7 कहता है प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किसने किया बताइएगा। प्राचीन भारत में धम्म का शुरुआत किसने किया, धम्म का शुरुआत किसने किया था, तो धम्म का शुरुआत एक ही व्यक्ति था। क्या नाम था भाई उसका, धम्म का शुरुआत अशोक, किसने किया था, अशोक ने किया था। धम्म का शुरुआत किया था अशोक ने। ठीक है, धम्म का शुरुआत किया था अशोक ने। ठीक है, धम्म का शुरुआत किया था अशोक ने। चलिए अगला बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है मनुस्मृति। क्या है, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया। मनुस्मृति में कितने प्रकार का विवाह का वर्णन किया गया है। तो मनुस्मृति में भाई ये जो मनुस्मृति है ये हिंदू धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है, हिंदू धर्म से संबंधित है। तो मनुस्मृति में जो है ये 8 प्रकार का विवाह का वर्णन किया गया है। मनुस्मृति में 8 प्रकार का विवाह का वर्णन किया गया है, इस बातों को याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा एक बात है, आपने जो विवाह होता है मनुस्मृति में यानी हिंदू धर्म में बताया गया है कि 8 प्रकार का विवाह होता है। लेकिन आप लोग कमेंट में बताइएगा कि मुस्लिम धर्म जो है उसमें कई प्रकार का विवाह होता है। ठीक है, ये कमेंट में जरूर बताइएगा, इंपॉर्टेंट ये भी पूछ लेता है। चलिए आगे कहता है महाभारत का युद्ध, एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था। महाभारत का युद्ध जो है ये कितने दिनों तक चला था, तो महाभारत का युद्ध कितना दिन है, 15 दिन, 16 दिन, 17 दिन, 18 दिन, बताइएगा। इसमें सबसे ज्यादा कौन है, 18 दिन। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था, 18 दिन। और 18वां दिन में जो है पूरा फिनिश कर दिया था, कौरवों की सेना को पराजित कर दिया था पांडवों की सेना ने। ठीक है, चलो अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन है महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है। महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है, तो महाभारत में गंगा पुत्र का नाम से जो जाना जाता है एक ही व्यक्ति है, वो भीष्म पितामह। कौन था, भीष्म पितामह। भीष्म पितामह को गंगा पुत्र कहा जाता है। ठीक है, भीष्म पितामह को गंगा पुत्र कहा जाता है। चलिए इस बात को आप याद रखिएगा, भीष्म पितामह को गंगा पुत्र कहा जाता है। चलिए अगला 11 नंबर क्वेश्चन है श्वेतांबर एवं दिगंबर। बताइएगा श्वेतांबर एवं दिगंबर किस धर्म से संबंधित है। श्वेतांबर
श्वेतांबर एवं दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? तो श्वेतांबर एवं दिगंबर जो है ये किस धर्म से संबंधित है? ये है मेरे भाई श्वेतांबर और दिगंबर हो जाएगा ये जैन धर्म से, ठीक है। ये किससे हो जाएगा? जैन धर्म से। जबकि हीनयान और महायान किस धर्म से था? बौद्ध धर्म से। एक धर्म और था हीनयान और महायान। हीनयान 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 और था महायान, 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 ठीक है। ये कौन सा धर्म से था? ये बौद्ध धर्म से था। लेकिन ये श्वेतांबर और दिगंबर पूछ रहा है, ये जैन धर्म से था, ठीक है। तो याद रखिएगा इस बातों को। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है चौथी बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुआ था? बताइएगा। चौथी बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुआ था? चौथी बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुआ था? बताइएगा। तो चौथी बौद्ध संगीति मेरे भाई जो है ये हुआ था कनिष्क के शासन काल में। कनिष्क के शासन काल में चौथी बौद्ध संगीति हुआ था। जबकि प्रथम बौद्ध संगीति जो है, प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था अजात शत्रु। ये हो गया प्रथम बौद्ध संगीति और ये हो गया चौथी बौद्ध संगीति, ठीक है। कालाशोक दूसरी बौद्ध संगीति, कालाशोक हो गया दूसरी बौद्ध संगीति और अशोक हो गया तीसरी बौद्ध संगीति। याद रखिएगा अशोक हो गया तीसरी बौद्ध संगीति। अशोक के शासन काल में तीसरी बौद्ध संगीति हुआ था, जबकि कालाशोक के शासन काल में दूसरी बौद्ध संगीति हुआ था, अजात शत्रु में प्रथम हुआ था और जाकर के कनिष्क में चौथा हुआ था। इस बात को आप याद रखिएगा। और एक बात कमेंट में बताइएगा प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहां पर किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन, दीन ए इलाही किससे संबंधित है? बताइएगा। दीन ए इलाही एक ग्रंथ है, किससे संबंधित है? एक मतलब रचना है, किसका रचना है, किससे संबंधित है? दीन ए इलाही, दीन ए इलाही किससे संबंधित है? बताइएगा। दीन ए इलाही जो भाई हो जाएगा ये अकबर से संबंधित है। किससे संबंधित है? अकबर से संबंधित है। देखना हम बता रहे हैं ना आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कहां से ज्यादा पूछ रहा है, समझ में आ रहा है ना। ये जो हम अभी आपको बताएं 4 से 5 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है भारत का अंतिम मुगल शासक, देखो ये बाबर से है ना, मुगल वंश से। भारत का अंतिम मुगल शासक, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? शाहजहां है, मोहम्मद शाह है, औरंगजेब है, बहादुर शाह जफर है। तो बता देते हैं भारत का अंतिम मुगल शाह कौन था? तो भारत का मैं बता देता हूं भाई, पहले ऐसे समझ लो। यहाँ पर पहले कौन था? बाबर। पहले कौन था? बाबर। बाबर के बाद हुमायूं, ठीक है। बाबर के बाद हुमायूं के बाद हुआ अकबर, ठीक है। अकबर के बाद हुआ जहांगीर, जहांगीर के बाद हुआ शाहजहां और शाहजहां के बाद हुआ औरंगजेब, औरंगजेब हो गया। उसके बाद हुआ था बहादुर शाह जफर, ठीक है। बहादुर शाह जफर, इसका आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग, ठीक है। तो बहादुर शाह जफर, चलो ये हो जाएगा बहादुर शाह। मैंने आपको सब बता दिया, ये क्रमबद्ध है, ये बाबर मुगल वंश का ये क्रमबद्ध शासनकाल है। याद रखिएगा इसको, हम पढ़ाए हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं। कौन सी में पढ़ाए हैं? हम पढ़ाए हैं अपने ऑफलाइन बैच में, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, मेरे भाई। आगे हैं 15। कहता है डाइस किससे लिया जाता? डाइस किससे लिया जाता था भाई? ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस आउट है, यहाँ पर कुछ छूटा हुआ है, तो इसको हम देख लेंगे। कमेंट में आप लोग बताइएगा यहाँ पर क्या होगा, ठीक है ना। कमेंट में बता दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है किताब उर रेहला में किसका यात्रा वृतांत है? किताब उल रेहला में किसका यात्रा, यानी कि किताब उर रेहला जो है इसमें किस यात्रियों का विवरण बताया गया है? बताइएगा किस यात्रियों का विवरण बताया गया है। तो मैं बता देता हूं, इसमें इब्न बतूता, याद रखिएगा किसका? इब्न बतूता का। इब्न बतूता याद रखिएगा, इब्न बतूता। और यहो कमेंट में बताइएगा इब्न बतूता किस देश के यात्री थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है तंबाकू का सेवन करने वाला प्रथम मुगल सम्राट कौन था? मुगल सम्राट से देखो बहुत सारा क्वेश्चन आया है, यानी कि हम कह सकते हैं क्वेश्चन क्या है? तंबाकू का सेवन करने वाला प्रथम मुगल सम्राट कौन थे? बताइएगा। जहांगीर, शाहजहां, बाबर या अकबर? ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में आप फटाक से जवाब दे दीजिएगा, फटाक से बताइएगा किसने। ये हो जाएगा अकबर। क्या हो जाएगा? अकबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अकबर हो जाएगा। अकबर याद रखिएगा, ठीक है। अकबर याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 18। अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? अल बरूनी किसके साथ भारत आया था बताइएगा। अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? तैमूर के साथ, मोहम्मद गौरी के साथ, गजनी के साथ, या फिर मोहम्मद बिन कासिम के साथ? किसके साथ भारत आया था? याद रखिएगा, मोहम्मद गजनी के साथ। मोहम्मद गजनी के साथ ये भारत आया था। मोहम्मद गजनी के साथ ये भारत आया था, याद रखिएगा। कमेंट में बताइएगा कब आया था, जरूर बताइएगा कि ये कब आया था, ठीक है। कमेंट करना ना भूलिएगा अगर आपको पता है तो। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, कहता है प्रसिद्ध विरूपाक्षा मंदिर, ये प्रसिद्ध विरूपाक्षा मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध विरूपाक्षा मंदिर कहाँ पर स्थित है बताइएगा। ये विरूपाक्षा मंदिर जो है ये कहाँ पर स्थित है? ये कहाँ है? हम्पी में है, बेलूर में है, चित्रंबन में है, या फिर कहता है श्रीरंगम में है? कहाँ पर है बताइएगा। ये मैं बता देता हूँ, ये हम्पी में। कहाँ पर है? हम्पी में है, याद रखिएगा, हम्पी में है, ठीक है। तो ये कैसा मंदिर है? ये भगवान शिव का मंदिर है, ठीक है ना। भगवान शिव का मंदिर है जो कि हम्पी में स्थित है। चलिए आगे आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, आयंगर व्यवस्था किससे संबंधित है बताइएगा। आयंगर व्यवस्था किस राज्य से संबंधित है? मुगल, विजयनगर साम्राज्य, बहुमनी साम्राज्य या दिल्ली सल्तनत? बताइएगा आयंगर व्यवस्था किससे संबंधित है? आयंगर व्यवस्था किससे संबंधित है बताइएगा। आयंगर व्यवस्था भाई किससे संबंधित है? आयंगर व्यवस्था जो है ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। आयंगर व्यवस्था किससे संबंधित है? तो विजयनगर साम्राज्य समझता। बताइएगा विजयनगर साम्राज्य का सबसे महानतम शासक कौन था? महानतम, प्रसिद्ध, महानतम, ठीक है। महानतम शासक कौन था? विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक कौन था? कमेंट में बताइएगा। अच्छा वो देखिए नीचे में क्वेश्चन दिया भी है, अच्छा नीचे में क्वेश्चन दे भी दिया है, बताइएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, विजयनगर साम्राज्य का सबसे महानतम शासक कौन था? विजयनगर साम्राज्य का सबसे महानतम शासक कौन था? तो याद रखिएगा देवराय प्रथम, बिल्कुल नहीं था। कृष्णदेवराय, कौन था? कृष्णदेवराय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कृष्णदेवराय, ठीक है, कृष्णदेवराय हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की हम बातें कर लेते हैं। अगला है कबीर के शिष्य कौन थे? यानी कबीर शिष्य थे, मतलब सीधा देखिए उल्टा के पूछा है। कबीर शिष्य थे, किसके शिष्य थे? याद रखिए रामानंद, रामानुज, और क्या है? गुरु नानक जी है, शंकराचार्य है। बताइएगा कबीर किसका शिष्य है? तो याद रखिएगा कबीर जो है ये रामानंद का शिष्य हुआ करता है। कबीर किसका शिष्य थे? रामानंद का शिष्य थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला चलो रे, अगला चलो रे। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने आरंभ किया था? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने आरंभ किया था बताइएगा। ऑप्शन में है रामानंद महाराज 1, कबीर जी 2, चैतन्य 3, गुरु नानक जी 4। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए फॉर एप्पल, ठीक है, रामानंद हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर, यानी कि सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? निकोलो कोंटी, अब्दुल रज्जाक, अफगानी निकीतन, या फिर डोमिंगोस पेज? ठीक है, बताइएगा इसका आंसर फटाक सुना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर मेरे भाई हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा निकोलो कोंटी। क्या हो जाएगा? निकोलो कोंटी हो जाएगा, निकोलो कोंटी हो जाएगा, निकोलो कोंटी, याद रखिएगा निकोलो कोंटी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? बीजक में किसका उपदेश मिलता है? बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है बताइएगा। बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो बीजक में जो है ये किसका उपदेश है भाई? ये कबीर जी का है। किसका है? कबीर जी का है। बीजक में किसका उपदेश मिलता है? तो ये कबीर जी का मिलता है, याद रखिएगा कबीर जी का। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला चलो रे, अगला चलो रे, अगला चलो रे भाई। निजामुद्दीन औलिया है ना, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? याद रखिएगा निजामुद्दीन औलिया जो है ये चिश्ती संप्रदाय से था। कौन संप्रदाय? चिश्ती संप्रदाय। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, चिश्ती संप्रदाय। अगला चलिए, अगला चलिए, अगला चलिए, अगला चलिए, अगला चलिए, कहता है तहकीक ए हिंद में किसका यात्रा वृतांत है? तहकीक ए हिंद में किसका यात्रा वृतांत है? तहकीक ए हिंद बताइएगा। क्या है? अलबरूनी है, अब्दुल रज्जाक है, फायान है, और क्या है? और है इसमें मार्को पोलो। ठीक है, ठीक है। तहकीक ए हिंद है मेरे भाई अलबरूनी। किसका है यात्रा वृतांत? अलबरूनी का। तहकीक ए हिंद किसका है? अलबरूनी है, याद रखिएगा अलबरूनी। चलिए
चलते हैं भाई, चलते हैं 28 में। पता है मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज एक प्रकार का राजदूत था। मेगास्थनीज एक प्रकार का राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और ये जाकर के इन्होंने पुस्तक लिखा था इंडिका। क्या लिखा था? इंडिका। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, आगे है बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किस व्यक्ति को दिया जाता है? बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किस व्यक्ति को दिया जाता है? तो मेरे भाई इसका आंसर याद रखिएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन में लॉर्ड कॉर्नवालिस है, लॉर्ड वेलेस्ली है, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन। इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या हो जाएगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। 29 हो गया, 30 में है, 30 में है, 30 में है, 30 में क्या है? 30 में है भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? तो भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? पुर्तगाली थे। कब आए थे? कब आए थे बताइएगा? 1498 में। 1498 में कहाँ आया था? केरल के कालीकट तट पर। केरल के कालीकट पर, है ना, कालीकट तट पर आया था। और जिसका नाम था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा, है ना, वास्को डी गामा। चलिए इसको याद रखिएगा, वास्को डी गामा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है क्या कहता है? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना हो गया था 1773 में, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। 1773 में, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट था, उसके द्वारा इसका स्थापना किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कर लिया था। सभी को पता है पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कर लिया था। कब किया था? 1515, 1512, 1510 या फिर 1509 में? बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा 1510 में किया था, ठीक है, 1510 में किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह कब हुआ था? बताइएगा, संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह कब हुआ था? कितना? 1832 नहीं, 1841 नहीं, 1851 नहीं, 1855। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एकदम बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है ना, बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है। चलो भाई हम आगे चलते हैं, आगे जो क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन क्या है? पता दामिन ई कोह क्या है? दामिन ई कोह क्या है? बताइएगा, दामिन ई कोह क्या है? दामिन ई कोह जो होता है ये एक पहाड़ी एरिया का भूभाग क्षेत्र होता है, जिसको किनारा भी कहते हैं। पहाड़ी एरिया का किनारा क्षेत्र है ना, किनारा है ना, पहाड़ी एरिया का किनारा, इसको हम भूभाग कहते हैं। दामिन ई कोह क्या है? एक भूभाग है। चलो अगला क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 35। क्वेश्चन नंबर 35 का था लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लखनऊ से मेरे भाई किया था। इसमें कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, हाँ, लखनऊ से हो जाएगा बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल, ठीक है। और ये देखिए वीर कुंवर सिंह, यह पूछता है कि वीर कुंवर सिंह ये जगदीशपुर से किया था, जगदीशपुर से किया था, याद रखिएगा, बिहार के जगदीशपुर से। और ये नाना साहब किया था कानपुर से। कहाँ से? कानपुर से। और आप लोग कमेंट में बता दीजिए रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से की थी? रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से की थी नेतृत्व 1857 का? बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के मतलब जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन हुआ? लॉर्ड क्लाइव है, लॉर्ड बेटिंग है, लॉर्ड कैनिंग है, लॉर्ड डलहौजी है? बताइएगा कौन होगा इसका आंसर?
तो भाई इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। कौन हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। अगला अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला है व्यापगत के सिद्धांत का संबंध किससे? व्यापगत जो सिद्धांत है ये किससे संबंधित है? कर्जन से, डलहौजी से, लेटन से या मिंटो से? ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। इसका आंसर हम नहीं बताने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आप लोग भी बताइए, जरूरी नहीं कि सभी हम ही बता दें। आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं, एक क्वेश्चन बताइए इसका। विक्टोरिया टर्मिनल किस शैली की इमारत है? विक्टोरिया टर्मिनल किस शैली की इमारत है? नव शास्त्रीय शैली है, नव गांथिक शैली है, इंडो सारासेनिक शैली है, और इसको इनमें कोई नहीं है। मैं बता देता हूं इसका आंसर क्या होगा, इंडो सारासेनिक शैली है ना, इंडो सारासेनिक शैली है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हो गया था भाई? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था बताइएगा फटाफट। गेटवे ऑफ इंडिया बताइएगा। 1910 है, 1911 है, 1912 है, 1914 है? याद रखिएगा 1911। 1912 में क्या हुआ था यो कमेंट में बताइएगा, है ना। 1912 में क्या हुआ था इसको कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए अगला 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हो गया था। 40 नंबर क्वेश्चन है। 40 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था? दांडी मार्च से शुरू हुआ था एक आंदोलन। कौन सा आंदोलन है बताइएगा? स्वदेशी आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, असहयोग आंदोलन है, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन है? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। दांडी मार्च कब हुआ था? दांडी मार्च हुआ था 12 मार्च। कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को हुआ था। कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को हुआ था दांडी मार्च। ठीक है, जिसमें याद रखिएगा कि गुजरात का जो साबरमती आश्रम है, साबरमती आश्रम से दांडी तक पैदल 240 किलोमीटर पैदल यात्रा किया था। किसने किया था? महात्मा गांधी ने। कितना लोगों के साथ किया था? 78 लोगों के साथ किया था। कितना लोगों के साथ? 78 लोगों के साथ। और जाते जाते इसमें कितना लोग हो गया था शामिल? करीबन 20,000 लोग शामिल हो गया था। इसीलिए इस भीड़ को देखते हुए उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आगान कर दिया। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का आगाज कर दिया था। बाकी आप ये देखें असहयोग आंदोलन ये 1920 में ही हुआ था। ठीक है, और 1922 में ये खत्म हो गया था। 1922 में खत्म हो गया था, जबकि भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये 1942 में स्टार्ट हुआ था। 1942 में शुरू हुआ था। इन बातों को आप याद रखिएगा, बाकी आपके लिए इंपॉर्टेंट था इसीलिए हम बता दिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ किया? जाहिर सी बात है, तीन कठिया पद्धति कहाँ से संबंधित है? चंपारण से। कहाँ से? चंपारण से। ठीक है ना। कब? 1917 में। भारत में यह गांधी जी का पहला आंदोलन था। भारत में गांधी जी का पहला आंदोलन था, तो ये था किसान आंदोलन, जो कि चंपारण आंदोलन है, किसानों से जुड़ा हुआ है। आप सभी को पता है कि तीन कठिया पद्धति था, नील की खेती से संबंधित है। हर किसानों को भूमि के 3/20 भाग में नील उगाना बहुत अनिवार्य था। इसीलिए जो है यह आंदोलन जो है किया गया था गांधी जी के द्वारा। और इसका प्रणेता कौन था? राजकुमार शुक्ल। किसान आंदोलन के प्रणेता था राजकुमार शुक्ल, उनके साथ मिल करके। ठीक है, चलिए बाकी आप पढ़े होंगे। अगला है अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो असहयोग आंदोलन अभी हम बताइए कि कब प्रारंभ हुआ था, बताइए फटाफट बताइए। 1916 है, 1920 है, 1922, 1930। तो असहयोग आंदोलन जो है ये 1920 में स्टार्ट हुआ था। 1920 में जो है असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था। खत्म कहिया हुआ था? 1922 में ये खत्म हो गया था। इसका खत्म होने का कारण क्या था? तो कारण अगर पूछेगा भाई, अगर कारण पूछेगा तो याद रखिएगा चौरा चौरी कांड है ना, चौरा चौरी कांड, जिसमें
22 पुलिस वाला को क्या किया था भाई, जला के मार दिया गया था। जो कि इस आंदोलन को शुरू करने से पहले गांधी जी ये बात कर चुके थे कि कोई हिंसात्मक घटना नहीं घटना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक हिंसात्मक घटना घटता है, आंदोलन वापस ले लेता है। कब वापस लेता है, तो 1922 में। कई फरवरी को घटना घटता है चौरा चौरी, तो 5 फरवरी को। कई फरवरी को, 5 फरवरी, याद रखिएगा 5 फरवरी को ये घटना घटता है और इसको जो है 9 फरवरी को वापस ले लिया जाता है। वैसे ये क्या सही था गलत था पता नहीं, लेकिन हमारे अनुसार से ये गलत था। काहे कि घर में कोई एक आदमी अगर गलती करता है मेरे भाई, सभी को सजा देना ये कहाँ का न्याय है। तो गांधी जी ने कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा सा मिस कर दिया था। चलो अगला, साइमन कमीशन भारत आया था, सभी को पता है कब आया था, 25 में, 28 में या फिर 32 में और 35 में। आप सभी को पता है कि साइमन कमीशन जो आया था ये कमीशन आयोग लेकर के आया था, जो करके मतलब 1928 में आया था। और इस कमीशन का क्या उद्देश्य था, इसमें एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। इसमें 7 सदस्यों मतलब 7 आदमी का सदस्य इसमें होता था, जिसमें 4 भारतीय को होना अनिवार्य था। लेकिन ये जो साइमन आया था, सर जॉन साइमन, इन्होंने एक भी भारतीय को इस ग्रुप में शामिल नहीं किया था, इसीलिए इसका जबरदस्त मुंबई में विरोध किया था काला झंडा देखा करके। ठीक है, चलो 1928 हो गया। 1919 के अधिनियम को क्या कहा जा सकता है, 1919 में जो सबसे खतरनाक अधिनियम था ये क्या था, रॉलेट एक्ट था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट हो जाएगा, रॉलेट एक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन होगा, अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हो गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड आप सभी को पता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। ठीक है, याद रखिएगा इस बातों को। चलिए अगला क्वेश्चन है बंगाल के विभाजन का घोषणा कब हुआ। बंगाल विभाजन कब हुआ था, बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905, 1906, 1911 और 1914 है। तो याद रखिएगा बंगाल विभाजन जो हुआ था 1905 में हुआ था। कब हुआ था, 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन। 1906 में भी याद रखिएगा मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ है ना, मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था। और आप लोग बताइएगा कमेंट में जल्दी से ना कि मुस्लिम लीग का स्थापना करने वाला व्यक्ति का नाम क्या था, है ना, कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी आप जो है कि इनको भूल जाइए फिलहाल। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया 1911 था शायद। हाँ चलो आगे है 47 नंबर क्वेश्चन है पाकिस्तान शब्द किसने दिया था। और इसमें अधिकतर बच्चा गलती करके आता है, पता है क्या लगाता है, जिन्ना। है कि यही एगो पाकिस्तान में फेमस है ये है, लेकिन ये गलती है। इसका आंसर कौन हो जाएगा, चौधरी रहमत अली। ठीक है, पाकिस्तान शब्द का जिक्र इन्होंने ही किया था। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 48 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो थी एनी बेसेंट। कब बना था भाई, 1917 में। कब बना था, 1917 में इसको बनाया गया था। लेकिन बहुत सारा आदमी इसको गलती कर देता है, बहुत सारे स्टूडेंट इसको गलती करता है, इसको कहता है नहीं सरोजिनी नायडू था। देखो भाई ये जो सरोजिनी नायडू है ना, ये सरोजिनी नायडू ये 1925 में बना है। अभी आप ही बताइए कौन पहले बना, तो कौन पहले बना, तो पहले बना ये। हाँ अगर पूछता क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, प्रथम भारतीय महिला, तो याद रखिएगा सरोजिनी नायडू। लेकिन यहाँ पर एनी बेसेंट इसका आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 49 नंबर में है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। भारतीय संविधान कब लागू किया गया था। भारत में संविधान जो लागू हुआ था वो कब हुआ था, तो याद रखिएगा, याद क्या रखिएगा, सबको पता है 26 जनवरी 1950 हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति था भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत का पहला उपराष्ट्रपति, आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा, आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तब तक के लिए जो है कि इतना क्वेश्चन हम लाए, अगला दिन आप लोग बताइएगा क्या इसका दूसरा वर्जन ला लिया जाए, 2020 का क्वेश्चन ला लिया जाए, हाँ या ना में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो हम आगाज कर दिए हैं एकदम संपूर्ण तैयारी का, तैयारी एकदम कम समय में कैसे करना है बहुत बेहतरीन ढंग से हम ला रहे हैं। बाकी हम सब्जेक्टिव भी आपको समझाएंगे, इसमें से सब्जेक्टिव भी है, हम अगले दिन जो है सब्जेक्टिव भी आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ये सारे के सारे सब्जेक्टिव है, इस सब क्वेश्चन हम आपको एक एक करके समझाएंगे, बढ़िया से एकदम जो है कि आपको समझाया जाएगा। चलिए हम इतने पे बात खत्म करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।